अब जो दूसरा रिस्क लिया जा रहा है, एक तो संधि समझौता करके ये सब चीज अपने लिए अंग्रेजों ने ले लिया। अब लेने के उपरांत भारत की दशा और हाँ हाँ उसको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना, हैदराबाद के उत्तरी सरकार का क्षेत्र लेना है, दूसरा संधि। ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद वर्ष है वही 1765। इस 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर कौन है? तो ये है बंगाल का नवाब। इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। अब बंगाल का नवाब कौन बने? अब ये नवाब बनने का अधिकार इनको नहीं मिला है, इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिला है मुगलों से। नवाब बनने का अधिकार नहीं मिला है, और ये चाहते भी नहीं थे कि हम सीधे नवाब बन जाए, क्योंकि उनको पता था अफरा तफरी हो सकता है, जनता बगावत कर सकती है, तंत्र जो सिस्टम है अधिकारियों का वो उनके फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी न कहीं मुगलों के और नवाबों के वफादार हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया। कहाँ का? बंगाल का। हाँ, मीर जाफर के पुत्र को नजमुद्दौला को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। इन्होंने बनाया, ये स्वयं नहीं बना, इन्होंने बनाया। इसलिए बंगाल का पहला नवाब जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वो नजमुद्दौला है कि भैया तुम बनो नवाब। तुमको जैसे कैसे है मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी उठा करके प्रधानमंत्री बना दी, नहीं तो उसी तरह से इसको बना दिया गया। इस हाँ उसको उठा करके सोनिया गांधी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, किंग मेकर थी ना, वही किंग मेकर थी, सोनिया गांधी थी। तो अब ये नजमुद्दौला को जब नवाब का ऑफर दिया गया तो इसके लिए शर्त रखा गया। शर्त ये रखा गया कि भैया आपका जो सेना है, आपका जो विदेश मामला है, सेना, विदेश मामला और जो आप कह सकते हैं कि फौजदारी मामला है, सेना, विदेश मामला और फौजदारी, दीवानी तो उनको मिल ही चुका है उनसे। और इसके बाद इन्होंने ये तीनों भी नवाब से कहा कि भैया ये तीनों मामला भी हमारा नियंत्रण होगा। नवाब आप होंगे लेकिन इस पर नियंत्रण मेरा होगा। कैसे होगा? तो आप तो नवाब हैं ही, एक तो शासक हैं ही, बंगाल का नवाब आप हैं, शासक आप हैं। दूसरा एक उप शासक होगा जिसको उप सूबेदार कहा जाएगा, और उप सूबेदार के मदद से आप अपनी नवाबी चलाएंगे। ये उप सूबेदार कौन होगा? तो ये उप सूबेदार अंग्रेजों द्वारा नियुक्त होगा, यानी अंग्रेज जिसको चाहेंगे उसको उप सूबेदार बना देंगे। तो अब एक राज्य में दो शासक हो गया, एक नवाब, दूसरा उप सूबेदार। उप सूबेदार किसका है? तो अंग्रेजों का अपना रिप्रेजेंटेटिव है, अपना प्रतिनिधि है। नवाब को भी उन्होंने ही बैठाया है। तो नवाब को एक तरह से सिंबॉलिक रूप से बैठा दिया गया कि आप बंगाल के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन सर्वे सर्वा सिर्फ नाम के हैं। अधिकार, सारे अधिकार, जो निजामत अधिकार था वो चले गया उप सूबेदार के पास, और दीवानी अधिकार यानी कि आय से संबंधित अधिकार वो तो मुगलों से उन्होंने ले ही लिया था। तो ये दोनों अधिकार अब अंग्रेजों के पास आ गया। सुनो तो सही, ले देखे नवाब अब ये दोनों अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया, दीवानी भी और निजामत भी, ये दोनों अधिकार आ गया अंग्रेजों के पास। नाम किसका है? इनका। तो जब बंगाल में दो लोग हुकूमत करने लगे, एक नवाब और दूसरा अंग्रेजों का उप नवाब, उप सूबेदार, तो इसी को कहा गया द्वैध शासन या दोहरी शासन, जो 1765 से लेकर के 1772 तक चला। डायर की गवर्नमेंट या द्वैध शासन, द्वैध शासन या डायर की गवर्नमेंट, DYRCHY, डायर की गवर्नमेंट।
दोहरी शासन या डायर की DYARCHY, डायर की गवर्नमेंट इसको कहा गया। यानी एक राज्य में दो लोगों की शासन, एक सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से है नवाब, और वास्तविक शक्ति है नायब सूबेदार के हाथों में, जो अंग्रेजों का अधिकारी है। अब सोचो, अब देखो दिक्कत यहां पे क्या है, अधिकार किसके पास चले गया है, राइट किसके पास चले गया है, अंग्रेजों के पास। ये सारे राइट, ये भी राइट अंग्रेज के पास, रेवेन्यू कलेक्शन का मामला जो था या दीवानी मामला था वो भी अंग्रेजों के पास। तो सारे अधिकार चले गए अंग्रेजों के पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ होता है तो नाम किसका आएगा, नवाब का, कि नवाब के राज्य में ऐसा ऐसा हुआ। तो अधिकार विहीन सत्ता या अधिकार विहीन सरकार का उदाहरण मिलता है बंगाल का दोहरी शासन, जो 1772 ईस्वी तक किया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई राजनीतिक और राज्य चलाने का अनुभव नहीं था, न तो कोई प्रशासनिक अनुभव था। यहाँ का इंग्लैंड का हो सकता है, लेकिन ये इंग्लैंड के भी अधिकारी और प्रशासक नहीं थे, न तो पॉलिटिशियन थे, ये व्यापारी थे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। ये रॉबर्ट क्लाइव की बुद्धि का उपज था, मनस पुत्र था ये। ये 1765 में की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी दो आते हैं, जैसे हॉलवेल, वेंसीटार्ट कर रहे हैं, सॉरी हॉल। उससे पहले जब रॉबर्ट क्लाइव भारत छोड़ करके चले गया था तो उसके बाद दो गवर्नर बने थे, हॉलवेल, उसके बाद वेंसीटार्ट। लेकिन जब ये वापस आया तो 1765 ईस्वी में इसने ऐसा ऐसा किया, और करने के बाद इस शर्त पर बंगाल की सत्ता या शक्ति को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो उप सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। अब दीवानी अधिकार में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अब तो उप सूबेदार का तो काम है भैया नवाब के ऊपर निगाह रखो, जो सेना है, जो फौजदारी मामला है, जो विदेशी मामला है, ये सब आप देखो। अब किसी राज्य के साथ समझौता करना है, संधि करना है, तो उप सूबेदार वहां पे रहेगा, देखेगा कि आप भैया क्या कर रहे हैं, आपको बताएगा नहीं ऐसा नहीं करना वगैरह वगैरह, हस्तक्षेप करेगा। दूसरी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। अब इतने बड़े बंगाल सूबा में, इतने बड़े बंगाल सूबा में बंगाल का जो वित्त मंत्री था, उसका नाम आप कह सकते हैं कि दीवान था, जो जिसको वित्त मंत्री कहा जाता है। बंगाल का जो दीवान था, वो दीवान ही देखता था सारा रेवेन्यू का काम, रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में अंग्रेज उस दीवान का नाम क्या था, हम भूल रहे हैं, ठीक है, याद आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, ठीक है, उसका नाम हम बता देंगे। तो दीवानी अधिकार छीन लिया गया था। अब दीवानी अधिकार यानी रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, तो अंग्रेज सीधे कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने दो उप दीवान अपना नियुक्त किया, दो उप दीवान अपना नियुक्त किया, एक बंगाल के लिए, दूसरा बिहार के लिए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, ये नाम याद रखना, पूछा जाता है, मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। और इसके लिए दो रेवेन्यू ऑफिस भी बनाया गया, यानी जहां पे बिहार में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो पटना में आकर के जमा होगा। पटना के राजा सिताब राय और बंगाल के लिए नवाब राजा खां। इसी राजा खां को उप सूबेदार भी बनाया गया था बंगाल का, यही राजा खां उप सूबेदार था, और प्लस बंगाल का दीवान भी था। अब ये दो लोग मिल करके पूरे बंगाल सूबा से रेवेन्यू कलेक्ट करते, और कंपनी का जो रेवेन्यू
ऑफिस था या रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि ऑफिस था, आप केंद्रीय दफ्तर कह सकते हैं, जो राजस्व रखता था। तो जो बिहार में पटना और बंगाल में मुर्शिदाबाद, इन दोनों जगहों पर खोला गया था। अब ये बंगाल में जो भी नवाब रेवेन्यू कलेक्ट होता राजा मोहम्मद रजा खां के द्वारा मुर्शिदाबाद में ला करके जमा कर दिया जाता। राजा सिताब राय जो भी बिहार में रेवेन्यू कलेक्ट करते वो पटना में ला करके अंग्रेजों को हवाले कर देते। दूसरी ओर मोहम्मद राजा खां को उप सूबेदार भी बना दिया गया था। तो अब ये सिस्टम काम करने लगा। अब अगर नवाब को सेना का खर्चा भी चाहिए तो इससे मांगना पड़ेगा कि भैया खर्चा दीजिए, सेना का वेतन देना है, भैया खर्चा दीजिए, वहां पे अटैक करने जाना है। अब छोटे छोटे चीजों के लिए भी, पैसा के लिए भी और परमिशन के लिए भी नवाब को अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ा। इसी को कहा गया दोहरा शासन या डायर की गवर्नमेंट। एक राज्य में दो हुकूमत है, एक मुखौटा है और दूसरा वास्तविक शक्ति है। जो मुखौटा है वो सामने है, लोगों के सामने, लोगों को लगता है कि जो है सो नवाबे है, लेकिन वास्तविकता में नवाब कुछ भी नहीं है। जो है सो उप सूबेदार है और दीवान है। इसी को कहा गया डायर की गवर्नमेंट। ये चला 1772 तक, जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन करके भारत नहीं आया। जब वो आया देन ये सिस्टम को हटा दिया और सीधे अपने राज्य को ही अपने ले लिया। बोला अब हम सब कुछ चलेंगे, अब हम चलाएंगे। अब यहाँ से गवर्नरी सिस्टम शुरू हो जाएगा 1772 से। ये ब्रिटिश प्रोविंस बन जाएगा, ब्रिटिश प्रांत बन जाएगा, यानी सीधे अब कब्जे में ले। वॉरेन हेस्टिंग्स हम बताएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये डायरकी सिस्टम या दोहरा शासन को खत्म कर दिया और सीधे बंगाल की शक्ति को अपने कब्जे में ले लिया।